नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ मशीन की अगले भाग पर। चूंकि हम लोग पेपर्स को सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आपको पेपर के साथ हमने 10 वर्षों का जो पीडीएफ शेयर किया था वीडियो के माध्यम से, उसी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और टॉपिक जो है बेल्ट ड्राइव था। बेल्ट ड्राइव के जो क्वेश्चन पहला भाग दूसरा भाग आपने देखा था, तीसरे भाग में हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका डेरिवेशन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ एन ओपन बेल्ट। आप इसका डेरिवेशन देख लेंगे। हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ए शेफ्ट रोटेटिंग एट 200 आरपीएम डेराइव अनदर शेफ्ट एट 300 आरपीएम। ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है, हालांकि इसका हिंट हमने आपको दिया था। कुछ लोग हो सकता है सॉल्व कर लिए हों। यदि सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ए शेफ्ट रोटेटिंग एट 200 आरपीएम derive another shaft at 300 rpm and transmit 6 kilowatt through a belt is 100 mm wide and 10 mm thick. The distance between the shaft is 4 मीटर। अच्छा, दो शेफ्टों के बीच जो दूरी है वो आपका 4 मीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ स्मॉलर, देखिए स्मॉलर यहाँ रहेगा, स्मॉलर पुली 0.5 मीटर। कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द बेल्ट इफ इट एन ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। मतलब दोनों के केस में आपको हल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्यूशन हेडिंग डालते हैं, फिर स्टेप फर्स्ट में गिवन डेटा लिखते हैं, और गिवन डेटा निकलने के लिए पहला हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए क्वेश्चन को हम गिवन डेटा लिखेंगे। तो ये शेफ्ट रोटेटिंग 200 आरपीएम ड्राइव अनदर शेफ्ट 300 आरपीएम, मतलब दो पुली हैं और दोनों का आरपीएम दे रखा है, मतलब N1 और N2 दे रखा है। ट्रांसमिट 6 किलोवाट आपका पावर जो निकालना है, ऑलरेडी हम लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल रहे थे। ये आपका पावर दे दिया है, कितना दे दिया है, 6 किलोवाट दिया है। 6 किलोवाट थ्रू ए बेल्ट, बेल्ट के द्वारा। बेल्ट 100 mm वाइड है, 10 mm थिक है। पिछले वाले क्वेश्चन में विथ और थिकनेस दिया था। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द शेफ्ट इज 4 मीटर है। ये देने का मतलब ये है कि आपका एंगल ऑफ लैप का मान नहीं दिया है, तो आपको एंगल ऑफ लैप निकालने के लिए ये इसका उपयोग करेंगे। द डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली का मान 0.5 है, तो आपको लार्जर पुली का मान निकालना पड़ेगा वेलोसिटी रेशियो से। कैलकुलेट द स्ट्रेस आपको निकालना है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में स्ट्रेस दे रखा था, पावर निकालना था। तो हम लोग चलिए गिवन डेटा, क्योंकि हम लगाए हैं अपने कैसियो से, आप लोग आंसर को चेक करेंगे अपने कैसियो से। यदि आपका आंसर हमारे अनुसार मैच नहीं कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे। देखिए हम लोग इसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन डेटा यहाँ पर हेडिंग डाला। गिवन डेटा में पहला N1 का मान हमने लिखा, शेफ्ट रोटेटिंग 200 आरपीएम, N1 की वैल्यू 200 आरपीएम दे रखा है। शेफ्ट अनदर 300 आरपीएम, N2 की वैल्यू हमने 300 आरपीएम यहाँ पर। पावर कितना दिया है, 6 किलोवाट, हमने यहाँ पर 6 किलोवाट पावर देखा, इसलिए 6 इंटू 10⁻³ तुरंत आपको किलोवाट को वाट में बदल लेना है, क्योंकि बाय द वे आप वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं और उस समय यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो 6 ही रख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर आगे जो है 6 किलोवाट पावर के बाद देखिए, उसके बाद जो है इसकी विथ और थिकनेस दिया है, इसलिए हम लोग विथ और थिकनेस भी यहाँ पर लिखेंगे। विथ और थिकनेस 100 विथ है और 10 mm थिकनेस है, तो विथ और थिकनेस हम लोग लिख लिए। डिस्टेंस आपका 4 मीटर है, हमने यहाँ पर डिस्टेंस आपका 4 मीटर लिख दिया। C बराबर या X बराबर कुछ भी आप डिस्टेंस मान सकते हैं, 4 मीटर हमने यहाँ पर 4 मीटर। डायमीटर आप स्मॉलर पुली मान लेते हैं कि डायमीटर आप स्मॉलर पुली जो भी हैं, यदि स्मॉलर पुली के लिए 0.5 मीटर है, जैसे हम सपोज मान लेते हैं कि छोटा पुली आपका D2 है और बड़ा पुली D1 है, तो इसलिए यहाँ पर D2 कर लेंगे। और ना आप चाहे तो स्मॉल d लिख सकते हैं, स्मॉल d इज इक्वल टू 0.5 मीटर ना, और इसको सभी को mm में हम बदल लेंगे या सभी mm को मीटर में बदल लेंगे। सभी का एक यूनिट रहना चाहिए। पूछा क्या है, देखिए स्ट्रेस की वैल्यू पूछा है, इसमें पूछा है कैलकुलेट स्ट्रेस इन द बेल्ट, इसलिए हमने यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू वाट लगा दिया। और यहाँ पर म्यू का मान जो है वो आपका दिया है, म्यू की वैल्यू 0.3,
ठीक है ना। म्यू की वैल्यू आपका 0.3 ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए आपको लगाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेप सेकंड में हमने वेलोसिटी ऑफ बेल्ट निकाला। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट निकालने के लिए हम दो काम करते हैं। पहला ये कि हमारे पास जो पुली हैं, यदि हम ओपन बेल्ट ड्राइव या क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में हम जैसे यहाँ पर यदि बना दें, यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए, हालांकि फिगर बना हुआ है, तो आप कहते हैं कि स्लिप यहाँ पर दोनों पुलियों पर होता है यदि स्लिप दिया रहता है तो ये हमारा जैसे छोटा है, मान लीजिए ड्राइवर हैं और यदि ये ड्रिवन है तो ड्राइवर पुली घूमता है और ड्राइवर पुली घूमता है तो ड्राइवर पुली पर बेल्ट जो है वो घूमता है। और यदि इन दोनों के बीच मान लीजिए स्लिप होगा है तो जितना ड्राइवर की स्पीड होगी उतनी बेल्ट की स्पीड नहीं होगी, और क्योंकि यहाँ पर स्लिप हो जाएगा। यदि स्लिप नहीं रहेगा तो जो ड्राइवर की स्पीड होगी वहीं आपका बेल्ट का हो जाएगा। बेल्ट ऐसे ऐसे आएगा, आ रहा है। यदि बेल्ट और ड्रिवन पुली के बीच में स्लिप है तब तो आपका जिस स्पीड से हमारा बेल्ट घूम रहा है उस स्पीड से ड्रिवन पुली नहीं घूमेगा। लेकिन यदि स्लिप हम लोग नहीं है, दिया ही नहीं है, तो जितना आपका इस बेल्ट की स्पीड होगी वहीं आपका ड्रिवन पुली के पेरिफेरल स्पीड होगा। तो कहने का मतलब आप चाहे इसकी वेलोसिटी निकालिए छोटे वाले को चाहे बड़े वाले को, जो दिया है, चूंकि यहाँ d2 की वैल्यू दे रखा है इसलिए हमने डायरेक्ट स्टेप यहाँ पर दे करके वेलोसिटी ऑफ बेल्ट निकाल लिया v बराबर पाई d2 n2/60 से। आप चाहे तो पाई d1 n1/60 से निकालना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड रेशियो से n2/n1/d1/d2 स्पीड रेशियो से आप d1 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करिएगा, और कैलकुलेट करने के बाद जैसे हमारा 0.75 मीटर आ रहा है तो आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं पाई d1 n1/60। तो देखेंगे कि जो वैल्यू a आ रहा है वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि इनके बीच में कोई स्लिप वाला केसेस नहीं दिया है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि स्लिप नहीं है तो जो वेलोसिटी हमारा इसके लिए होगा वही वेलोसिटी बड़े पुली के लिए होगा। ठीक है ना। तो जैसे हमारा डायमीटर 0.5 दिया है, दूसरा डायमीटर आपका 0.75 आ रहा है, तो बड़ा डायमीटर आपका 0.75 हो गया, छोटा डायमीटर कितना है 0.5 है। तो जिसका डायमीटर बड़ा होगा उसकी स्पीड कम होगी, और जिसका डायमीटर छोटा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो जैसे हमारा ये d2 है, d2 की वैल्यू 0.5 है, इसलिए आप देखिए तो यहाँ पर n2 बराबर 300 rpm है, और d1 की वैल्यू आपने कितना निकाला, d1 की वैल्यू आपने निकाला 0.75, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना है 200 है। तो ओवरऑल आप ऐसे देख लिए। तो हम वेलोसिटी या बेल्ट निकालिए। अब हम आगे वाला केस एक डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में हम ओपन बेल्ट ड्राइव यहाँ पर हेडिंग डाल दिए, चूंकि हमारा जो पूछा गया है ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में पूछा गया है। तो हमने ओपन स्टेप थर्ड में ओपन बेल्ट ड्राइव डाला गया, और यहाँ पर हेडिंग हम लोग क्या डाले, ओपन बेल्ट ड्राइव। और ये स्टेप 2 के बाद स्टेप थर्ड में हम यहाँ पर स्टेप थर्ड में इसका जो मेन टाइटल है एंगल ऑफ लैप निकालना है, एंगल ऑफ लैप। और एंगल ऑफ लैप ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में छोटे पुली पर लिया जाता है, क्योंकि स्लिप की पॉसिबिलिटी हमेशा छोटे पुली पर होता है। छोटे पुली पर एंगल ऑफ लैप का मान 180 से कम होता है, इसलिए स्लिप की पॉसिबिलिटी हमेशा छोटे पुली पर होता है। और यही कारण है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम एंगल ऑफ लैप छोटे पुली को लेकर के कैलकुलेशन करते हैं। तो छोटे पुली पर एंगल ऑफ कैलकुलेशन करते हैं तो हम फार्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 - 2 अल्फा। ये डिग्री में है, इसको रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 कर दिया, रेडियन में बदल गया। तो अभी हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए, यदि अल्फा रहता तब तो काम बन गया होता। यदि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट थीटा की वैल्यू दे दिया होता तब तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं था, बट नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूले में अल्फा है तो इसलिए अल्फा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू ज्ञात करना है। अल्फा क्या होता है, हमने कहा कि 180 से कुछ डिग्री अल्फा इधर आपका बचा रहता है, मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो 180 - 2 अल्फा ही 180 - 2 अल्फा ही एंगल ऑफ लैप, ये पूरा एंगल ऑफ लैप कितना हो रहा है 180 - 2 अल्फा ही हो रहा है। यदि ये अल्फा है, यदि इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचते हैं यहाँ से, तो ये आपका अल्फा हो जाता है। ठीक है ना। ये आपका बड़ा पुली है और ये आपका छोटा पुली है। बड़ा पुली को आपने d1 माना है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये पूरा d1 है। या यदि आप चाहे तो कैपिटल R मान सकते हैं या d1 मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये पूरा d1 है
ये वाला, और ये पूरा क्या है D2 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से, या कैपिटल आर, हम यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल आर, हम फार्मूला बनाना चाहते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा और ये पूरा कैपिटल आर। तो ये वाला जो दूरी बचेगा वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचेगा। हम इसमें चलते हैं इस त्रिभुज में, ये वाला देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में साइन अल्फा बराबर लंब बटे, साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब, आपका कोण के सामने की वजह आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, और जो 90 डिग्री के सामने वाला डायगोनल है। तो आपका लंब कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपान ये वाला कर्ण है सी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि आर क्या, कैपिटल आर किसके बराबर होगा, तो कहेंगे d1/2 के बराबर होगा। स्मॉल आर किसके बराबर होगा, तो ये d2/2 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से जब इसको फार्मूला बनाएंगे तो d1/2 माइनस d2/2 अपान सी, तो ये हमारा d1 माइनस d2 अपान 2c। अब d1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, d1 की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया 0.75 d1 की वैल्यू, और माइनस 0.5 अपान 2 इंटू 4। इसको कैसियो से कैलकुलेट करिएगा, आप अपने से करना है, ये हमने हल किया। और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा साइन अल्फा बराबर 0.03125, अल्फा बराबर साइन इनवर्स इतना, और अल्फा का मान हमने निकाला, हमने अल्फा का मान जो कैलकुलेट किया वो आपका आ रहा है 1.790 आपका अल्फा की वैल्यू कैलकुलेशन हो गया। अब जब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो गया तो आप इसी में अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा, और अल्फा की वैल्यू जब रख लिया जाएगा तो आपसे थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए हमने अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। तो थीटा की वैल्यू जब कैलकुलेट देखिए यहाँ पर किया गया, देयरफॉर थीटा बराबर 180 माइनस 2 इंटू 1.79 पाई बाई 180, और ए थीटा की वैल्यू 3.079 रेडियन आपका आ गया। तो जब थीटा की वैल्यू आ गया तो अब आपको निकालना है कैलकुलेट फ्रिक्शन टेंशन, फ्रिक्शन टेंशन रेशियो या फ्रिक्शन टेंशन। टेंशन मतलब आपको निकालना है, फ्रिक्शन टेंशन का मतलब टाइट साइड टेंशन, या कैलकुलेट टाइट, ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेट टाइट साइड एंड स्लैक साइड टेंशन, एंड स्लैक साइड टेंशन, स्लैक साइड टेंशन। मतलब आपको इस चौथे स्टेप से T1 एंड T2 के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको दो समीकरण चाहिए, एक समीकरण मिलेगा T1 अपान T2 बराबर e के पावर म्यू थीटा से, और एक समीकरण मिलेगा, पावर दे रखा है P बराबर T1 माइनस T2 इंटू V से। जब आपको T1 अपान T2 में दो समीकरण मिल जाएगा, दोनों को हल कर लेना है। तो पहला समीकरण हमको कैसे मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन विल बी दैट वी नो दैट द फ्रिक्शन टेंशन रेशियो T1 अपान T2 इज इक्वल टू e के पावर म्यू थीटा, और T1 अपान T2 बराबर e के पावर म्यू थीटा। तो e के पावर म्यू की वैल्यू 0.3 और थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाला 3.079। आप इसको समीकरण 1 कर लेंगे। उसके बाद आप कहेंगे वी आल्सो नो दैट पावर ट्रांसमिटेड P बराबर T1 माइनस T2 इंटू V होता है, और आपने V की वैल्यू ऑलरेडी निकाले हैं, और T1 माइनस T2 को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। पावर की वैल्यू गिवन डेटा दिया है 6 किलोवाट दिया है, इसको 6 इंटू 10³ कर लिया गया। 6 इंटू 10³ इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। देखिए V की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 7.85 कुछ यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 7.855 रखा गया है। T1 माइनस T2 में जो वैल्यू आ रहा है ये आपका समीकरण 2 हो गया। आपको क्या काम करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपने तरीके से हल करना है, चाहे जैसे हल कर सकते हैं। हमने इस इक्वेशन को हल किया, यहाँ से देखिए यहाँ से हमने T1 की वैल्यू रख दिया 2.518 सॉरी, और ये T2 माइनस T2 यहाँ से इज इक्वल टू इतना। हमारा T2 की वैल्यू जो आया वो T2 की वैल्यू इतना आ गया, और T2 की वैल्यू इतना आ गया तो वहाँ से हम समीकरण से T1 की वैल्यू निकाल लिया, मतलब हमने T1 T2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आपको स्ट्रेस निकालना है, ठीक है ना। अब इसीलिए हम स्टेप 5 में हेडिंग क्या डालेंगे, स्ट्रेस इन बेल्ट फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव, स्ट्रेस निकालना। अब आप जानते हैं कि हमारे बेल्ट में, ओपन बेल्ट ड्राइव में दो प्रकार के टेंशन होते हैं, एक आपका टेंशन होता है टाइट साइड और दूसरा होता है स्लैक साइड। तो मैक्सिमम जो टेंशन होता है वो टाइट साइड में होता है और स्लैक साइड में टेंशन कम होता है। मतलब दोनों टेंशन में देखा जाए तो टाइट साइड का टेंशन ज़्यादा होता है स्लैक साइड से,
इसलिए मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट हमने लिखा, मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट इज इक्वल टू टेंशन इन टाइट साइड। तो मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट इज इक्वल टू टेंशन इन टाइट साइड, मतलब ये आप कह सकते हैं टी मैक्स बराबर सिग्मा इंटू बी इंटू टी इज इक्वल टू T1। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग को सिग्मा की वैल्यू गिवन था और पावर की वैल्यू पूछ रहा था, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर अपोजिट का मतलब ये है कि यहाँ सिग्मा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, बी टी और T1 की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल लिया, कुछ वैल्यू दिया है। यहाँ से हमने सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहा तो सिग्मा इज इक्वल टू T1 अपान बी इंटू टी, और T1 की वैल्यू आपने जो निकाला था ऊपर उसको रखा, और b इंटू टी जो गिवन है, जैसे इसको मीटर में हमने बदल करके 100 अपान 1000 10 अपान 1000 हमने करके सॉल्यूशन किया, तो 1.26 मेगा पास्कल ये आ रहा है। बट आप अपना कैलकुलेशन करेंगे, अपने से कैलकुलेट करेंगे ये वाला, तो आपका कितना आंसर आ रहा है इस वाले केस में, ये आप अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। मीन्स आप इस वीडियो को देख करके नहीं काम चलाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने सॉल्व किया, कोई गारंटेड नहीं है कि ये आंसर इतना सही है, बट ये ध्यान देना ये प्रोसेस एकदम सही है। आप अपने कैसियो चलाएंगे और अपने से आंसर निकालेंगे, आंसर हम लोग का मैच करना चाहिए। यदि नहीं मैच करता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो ये हम लोग का पहला स्टेप फर्स्ट आपका हो गया। जैसे हम लोग से पूछा गया है कि एन ओपन बेल ड्राइव के लिए कैलकुलेट स्ट्रेस ज्ञात करो, फिर कह रहा है क्रॉस बेल ड्राइव के लिए ज्ञात करना है। तो क्रॉस बेल ड्राइव के लिए भी ज्ञात करना है, तो क्रॉस बेल ड्राइव के लिए हम लोग फिर आगे वाला हेडिंग जो डालेंगे वो क्रॉस बेल ड्राइव के केस में डाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखा, क्रॉस बेल ड्राइव। देखिए यहाँ पर लिखा क्रॉस बेल ड्राइव, और आगे स्टेप उसी प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, स्टेप 6 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ लैप हम इसका टाइटल डालेंगे, थीटा इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा। हमने बताया कि क्रॉस बेल ड्राइव में एंगल ऑफ लैप का मान 180 से ज़्यादा होता है, चाहे वो छोटा पुली हो चाहे बड़ा पुली। मतलब क्रॉस बेल ड्राइव में एंगल ऑफ लैप का मान, मतलब बेल्ट लिपटने का वाला कोण का मान जो होता है वो दोनों पुलियों के लिए 180 से ज़्यादा होता है। इसलिए थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा। ये डिग्री में आएगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 रख दिया गया। अब आप उसी प्रकार से जैसे आप डेरिवेशन करते थे, जैसे हमने कहा ये लार्जर पुली है, ये पूरा ये यहाँ पर लार्जर पुली का रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉलर पुली का रेडियस स्मॉल आर है, तो ये टोटल ये दूरी हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और यदि हम इस एंगल में चलेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो साइन अल्फा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपान सी। और इसको यदि डायमीटर में बदलेंगे, जैसे हमने कहा कि कैपिटल आर बराबर क्या है, तो आपने माना d1/2 है, स्मॉल आर बराबर क्या है, d2/2 है। तो ओवरऑल आप इसको d1/2 प्लस d2/2 करेंगे तो ये 2c हो जाएगा, d1 प्लस d2/2c। अब साइन अल्फा की वैल्यू, जैसे हमने d1 की वैल्यू 0.75 रखा और d2 की वैल्यू 0.5 रखा और इसको सॉल्व किया, तो अल्फा का मान 8.980 हमारा आ रहा है। और इस अल्फा को हम इसमें पुट करेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट किए, तो थीटा की वैल्यू आया 3.4553 रेडियन। आपका आंसर ये आ गया थीटा की वैल्यू। बट आप अपने से कैलकुलेट करना है और देखना है कितना आ रहा है थीटा की वैल्यू। जब थीटा आ गया तो सेम उसी प्रकार से हमको T1 T2 की वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए स्टेप आगे हम लोग डालेंगे कैलकुलेट द फ्रिक्शन टेंशन, अथवा क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द टाइट साइड टेंशन एंड स्लैक साइड टेंशन। मतलब कैलकुलेट टाइट साइड एंड स्लैक साइड, चाहे आप ये हेडिंग डालेंगे चाहे वो। अब आप कहेंगे वी नो दैट फ्रिक्शन टेंशन रेशियो T1/T2 बराबर ई के पावर म्यू थीटा, और ई के पावर म्यू की वैल्यू आप 0.3 रखेंगे जो दिया होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया रहता है, और थीटा की वैल्यू 3.4553 आपका हो जाएगा। T1/T2 बराबर जो वैल्यू आ रहा है इसको आप देख लेंगे, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद आप ऑलरेडी जानते हैं पावर के लिए समीकरण हम लोग ऑलरेडी हल किए हैं इसी क्वेश्चन में। P बराबर क्या हल किया है, T1 माइनस T2 इंटू भी। तो V की वैल्यू आप रखेंगे और पावर की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से T1 T2 हमने पिछले वाले पार्ट 1 में हल किए थे, वह समीकरण हम डायरेक्ट यहाँ पर ले आकर के डायरेक्टली रख देंगे, और इनको फिर से हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद पहला T2 की वैल्यू निकाला गया है,
और T2 की वैल्यू जब आ गया है तो आप उसको T1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये T1 की वैल्यू है, यहाँ से T1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ये T2 है, ये T1 है। अब T1 T2 आ गया, अब क्या करना है, कहेंगे स्ट्रेस इन बेल्ट। देखिए स्टेप 8, स्ट्रेस इन बेल्ट फॉर क्रॉस वेल ड्राइव। तो क्रॉस वेल ड्राइव के लिए स्ट्रेस वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए निकाले थे। तो यहाँ पर बस टेंशन इन टाइट साइड जो होगा वो मैक्सिमम टेंशन होता है। टेंशन इन टाइट साइड को हमने T1 बोलते हैं, मैक्सिमम टेंशन जो भी है इसको हम Tmax बोलते हैं, और जिसका मान हमारा स्ट्रेस की वैल्यू और उसकी क्रॉस सेक्शन के गुणा करने पर प्राप्त होता है। क्योंकि पिछले वाले जो 2 पार्ट हम लोग हल किए उसमें स्ट्रेस की वैल्यू गिवन रहता था और पावर पूछ रहा था, बट इस वाले क्वेश्चन में आपको पावर गिवन है और स्ट्रेस पूछा जा रहा है। और इस प्रकार से स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे T1/B/T। तो जो वैल्यू आ रहा है, हमारा जो वैल्यू आ रहा है कि 1.183 मेगा पास्कल। बट आप अपना सॉल्यूशन हल करेंगे, आप अपने कैसियो से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना आपका आंसर आ रहा है। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और भी आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक आपका तीसरा भाग था बेल्ट के न्यूमेरिकल पर, पेपर सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो पेपर सॉल्यूशन जब भी हम कर रहे हैं या आपके पास जो भी हम वीडियो के माध्यम से ये सॉल्यूशन किया जा रहा है, वो आप सिर्फ देखना नहीं है, आप कैसियो लेंगे, पेन कॉपी लेंगे, अपना सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी और भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।